नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी में हम इसके पहले हिमालयाज़ या यूं कहें उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय भाग को देख चुके थे। आज हम करने वाले हैं आज से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। आज से हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार जब भी कह आए सब, तो आपको समझ लेना है कि दक्षिण का ये जो क्षेत्र है, मैं इसको रेड कलर से शो कर दे रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। ये जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। यही प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो। तीनों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं। तो आज पहले हम केवल देखते हैं प्रायद्वीप को, समझते हैं कि हमारे प्रायद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। बाकी इसके अलग अलग भागों को हम इसके बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। तो हम देख रहे हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अगर हम अपने दक्षिण भारत की ओर ध्यान दें तो दक्षिण भारत हमारा कुछ यूं दिखता है, ठीक है। और इसके दोनों ओर क्या है? हिंद महासागर की दो शाखाएं हैं। एक तरफ अरब सागर की शाखा है और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। ये हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर, यही दो शाखाओं में जब बढ़ जाता है तो एक तरफ क्या हो जाती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और दूसरी तरफ हो जाती है अरब सागर, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो जाती है? अरब सागर। तो हम देख रहे हैं हमारा जो दक्षिण का भाग है, दक्षिण भारत जो हमारा है, तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीप का एक उदाहरण है, ठीक है। अगर हम देखें हमारे भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अब आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ वेगनर के सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? वेगनर के सिद्धांत के बारे में। वेगनर का सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत क्या कहता है कि जो ये सभी दुनिया देश हैं, ठीक है, विश्व के जो सभी देश हैं, पहले एक ही स्थल हुआ करते थे, ठीक है। एक ही स्थल या एक ही महाद्वीप हुआ करते थे, जिसको उन्होंने, वेगनर ने क्या नाम दिया था? पैंजिया। एक ही भूमि हुआ करते थे जिसको वेगनर ने नाम दिया पैंजिया। पैंजिया, ठीक है। पर पैंजिया के ही विश्व में जितने देश हैं या जितने महाद्वीप हैं, पैंजिया के ही भाग थे, और पैंजिया एक बहुत बड़ा भूमि था, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ कि ये टूट कर अलग होने लगे। तो जो उत्तर की तरफ भाग गया, जैसे कि ये एक मान लीजिए सर्कल है, तो ये जो उत्तर की तरफ भाग गया उसको कहा गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और जो दक्षिण की तरफ भाग था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है। उत्तर के भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड, जबकि दक्षिण के भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया जो है गोंडवाना लैंड के भाग थे। कौन कौन? दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद से भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसके भाग थे? गोंडवाना लैंड के भाग थे। अफ्रीका भी थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ? गोंडवाना लैंड भी टूट गया, ठीक है। गोंडवाना लैंड भी जब टूटने लगा धीरे धीरे, तो इसके बाद से क्या हुआ? जो इंडिया है वो क्या हुआ? उत्तर और पश्चिम की तरफ, उत्तर और पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है, पहले ये यहाँ से, मतलब यहाँ चिपका हुआ था, मतलब हम कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका का ये भाग था। पहले हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है किसका भाग था? साउथ अफ्रीका का भाग था, ठीक है। उत्तर पूर्व में भारत का प्रवाह हुआ, जिसकी वजह से ये आके यूरेशिया से आके मिलने लगा,
ये कहाँ पे है, ये यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया से इधर यूरेशिया की तरफ आने लगा, जो कि अंगारा लैंड का हिस्सा था। अंगारा लैंड की ओर प्रवाहित होता हुआ गोंडवाना लैंड आने लगा, जो कि हमारा भारत है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर आप एक मैप बनाती हूँ। पठार, पहले आप समझिए पठार किसे कहते हैं। पठार जो होता है सामान्य भूमि की अपेक्षा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ऐसे समतल की भांत, एक मेज की भांत होता है, तो इसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। जबकि पर्वत क्या होती है, तीखी ढाल वाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो हम बनाते हैं एक डायग्राम। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। नॉर्थ और साउथ कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसको इंडिया के मैप में इसको साउथ, ये साउथ है और ये हमारा क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, तो नॉर्थ यानी कि ये हमारे हिमालय को दर्शा रहा है और साउथ यानी कि प्रायद्वीप पठार को दर्शा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। ये हमारा हो जाएगा शिवालिक, यानी कि बाह्य हिमालय, शिवालिक। ये हो गया हमारा लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और ये हमारा हो जाता है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तो वेगनर क्या कहते हैं, ये जो है खाली हिस्सा, पहले ये क्या था, टेथिस सागर था। यहाँ पे क्या था, टेथिस सागर था। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि अगर आप देखते हैं कि टेथिस सागर था, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो बिहार से पंजाब तक का भाग है वो एक मैदान है, समतल मैदान है, वो कैसे बना। ठीक है, तो आप देखेंगे जो नदियाँ हो, जो हिमालय है, तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ आती थीं, बहुत सारी नदियाँ, तो वो अपने साथ गाद, मिट्टी, पत्थर लेके आती थीं। तो उससे क्या हुआ, ये भरता गया। ठीक है, ये जो एरिया है ये भरता गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब यहाँ पे समतल मैदान उपस्थित हो गया। जबकि इसके नीचे आप अगर देखेंगे, इसके तल की अगर बात करें, तो तल में अभी भी पत्थर और चट्टान देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लाए गए गाद से बने हुए हैं, जो बहुत सी सारी नदियाँ मिलके लाके इसको पाट दी हैं। ठीक है, हिमालय से जो नदियाँ बही और नदियाँ जो है पहाड़ों को काट कर बालू मिट्टी लाती हैं, आप लोगों को पता होगा। टेथिस सागर जो है बालू और मिट्टी से भर गया। और यहाँ पे अगर आप कुआं खोदते हैं, कोई अगर ऐसा कोई कुआं खोदते हैं, तो यहाँ पे पानी मिलता है। और एक समय के बाद जब पानी आना मिलना बंद हो जाए, यानी कि वहाँ पे चट्टान उपस्थित है, यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर और चट्टान हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि तटों पर यहाँ मैदान कैसे आ गए। यहाँ पे ये जो तट हैं, तट जो हैं, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार के तट हैं, वहाँ पे समतल मैदान कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो दक्षिण भारत है, इसमें भी बहुत सारी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ भी बहती हैं, और ऐसी भी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो जहाँ भी नदियां बह रही हूँ, वहाँ पे अगर मिट्टी वो लाती हैं और निक्षेपित करती हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, समतल भूमि का निर्माण हो जाता है, जिससे उसे हम तट का नाम देते हैं, और ये तट कहलाती हैं। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, केवल यही हिस्सा जो है रेड वाला वहीं तक है, बाकी इसके बाद जो है वो तट है, यानी कि समतल मैदान है। आपको पता होगा कि हिमालय का जो उत्थान है अभी भी जारी है। उत्थान कहने का तात्पर्य ये है, हिमालय अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ऐसा क्यों है, अगर इस प्रश्न का हम उत्तर देखें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय यानी कि प्रायद्वीपीय पठार अर्थात कहने का तात्पर्य है जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड अभी भी उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है,
जो गोंडवाना लैंड है अभी भी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है और अंगारा लैंड भी यहाँ से अभी भी दोनों एक दूसरे की तरफ मिल रहे हैं, अंगारा और गोंडवाना लैंड। तो इससे क्या हो रहा है, अभी हिमालय अभी भी मतलब उत्थान की तरफ जारी है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के की बात करें तो ये आंतरिक रूप से बहुत ही स्थिर है। ठीक है, आंतरिक रूप से बहुत स्थिर है क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है और इसके अंदर अब कोई उत्थान वाली चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब ये उत्थान नहीं हो रही हैं बल्कि ये पुरानी हो गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको अर्थक्वेक बहुत कम देखने को मिलता होगा, जबकि अर्थक्वेक हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में जम्मू कश्मीर से लेके जितने भी हिमालय के पाद क्षेत्र हैं तो उसमें आपको हिमालय जोन भूकंप जोन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि वो नए एरिया हैं अभी भी उनका उत्थान हो रहा है, निर्माण जारी है, जबकि हमारे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो चुका है और आंतरिक रूप से काफ़ी शांत है ये, इसलिए यहाँ पे भूकंप का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में अगर बात करें ये कहाँ से कैसे कितना घिरा हुआ है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा, एक मिनट, प्रायद्वीपीय पठार जो है एक आप ऐसे बना लीजिए मैप जिसमें ये हो जाता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो इसके अगर उत्तर पश्चिम आप देखेंगे तो अरावली पर्वत को यहाँ पे पाएंगे आप। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत है। इसके पूर्व में क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, जबकि दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। यानी कि अरावली पर्वत से लेकर राजमहल पहाड़ियाँ और कन्याकुमारी तक दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है वो विस्तृत है। ठीक है, अब जो दक्षिण में है ये एक गांठ है यहाँ पे नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यानी कि जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट का यहाँ पे मिलन हो जाता है। मेघालय का जो शिलांग पठार है, मैं आपको पहले ही बताई थी, पहले एक वीडियो में जब मैं मेघालय के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसके बारे में बता रही थी कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो उसी समय बताई थी ये जो है ये जो शिलांग पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसके बीच में जो है ये जो गैप पाया जाता है, राजमहल गैप या मालदा गैप, राजमहल गारो गैप कहते हैं और मालदा गैप कहते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी और जो गाद हैं उनके जमाव से यहाँ पे समतल मैदान बन गया और यहाँ पे क्या हो गया, एक गैप हो गया। ठीक है, तो ये पठार ना रह के ये समतल मैदान हो गए, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप कहा जाता है। लेकिन ये जो शिलांग पठार अर्थात मेघालय पठार है वो राजमहल पठार का ही हिस्सा है, अर्थात हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके ढाल की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, पानी अगर आप कहीं गिराइए और पानी जिस दिशा में प्रवाहित हो वही उसकी ढाल की दिशा होती है कि किधर इसका ढाल है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के अलग अलग हिस्से की जो ढाल है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की है। जबकि जैसे कि हम अगर उत्तर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, यहाँ पे मालवा का पठार है, मालवा पठार, तो अगर उत्तर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसका जो ढाल है उत्तर की तरफ है। किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ है। ये कैसे पता चलता है, यहाँ की जो नदियाँ हैं ये उत्तर की ओर प्रभावित होकर गंगा घाटी की तरफ चलती हैं और गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, यही कारण है कि चंबल, बेतवा, सोन नदी, चंबल, कौन कौन सी नदी, चंबल, मैं इसको क्लियर लिख नहीं रही हूँ, मैं केवल बता दे रही हूँ, ये मालवा पठार है यहीं से निकलती है, तो ये चंबल और ये बेतवा। ठीक है, चंबल, बेतवा और सोन नदी, और चंबल, बेतवा और सोन नदी ये यहाँ से उत्तर की तरफ प्रभावित होते हुए कहाँ मिल जाती हैं, जाके गंगा में मिल जाती हैं। चंबल जो है इटावा में यमुना से मिलती है, चंबल जो है इटावा में यमुना से मिलती है। ठीक है, और सोन नदी जो है सीधे गंगा नदी में मिल जाती है।
ठीक है। चंबल बेतवा जो है वो इटावा में यमुना के पास मिलती है, जबकि सोन नदी भी गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो यमुना नदी है इलाहाबाद में आके गंगा से मिलती है। ये नदियों वाले चैप्टर में हम डिटेल से करेंगे, ये अभी केवल हम पठार के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अरावली पर्वत है इसके दक्षिण में हमें क्या देखने को मिलता है, मालवा का पठार। इसको मैं इरेज कर दूं। अरावली पर्वत के दक्षिण में हमें मालवा का पठार देखने को मिलता है। फिर इसके दक्षिण में हमें विंध्याचल पर्वत देखने को मिलता है, और विंध्याचल के दक्षिण में हमें सतपुड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलता है। और सतपुड़ा के दक्षिण में पठार का जो ढाल है पूर्व की तरफ हो जाता है। सतपुड़ा के दक्षिण में आप जैसे ही आएंगे तो ये जो पठार है इसका ढाल किसकी तरफ हो जा रहा है, दक्षिण की तरफ। सॉरी, जो पठार की वो ढाल है पूर्व की तरफ हो जा रहा है, पूर्व की तरफ इसका ढाल, क्योंकि नदियां अब जो हैं पूर्व की तरफ बहने लग रही हैं। ठीक है, जैसे ये पूर्व है तो पूर्व की तरफ ऐसे नदी, सॉरी, अगर कोई नदी आ रही है तो ऐसे इसका ढलान हो जा रहा है, किसकी तरफ, पूर्व की तरफ हो रहा है। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, साउथ की जो नदियां हैं अधिकतर आके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि सतपुड़ा के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो इसका ढलान जो है पूर्व की तरफ है। सतपुड़ा के उत्तर में, यानी सतपुड़ा आपका ये है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा के उत्तर में आपको क्या मिलेगा, ये नर्मदा, इसको रेड कलर से कर देती हूँ, नर्मदा भ्रंश घाटी है, नर्मदा भ्रंश घाटी। जबकि सतपुड़ा के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। दो भ्रंश घाटियाँ हैं, नर्मदा भ्रंश घाटी और तापी भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होती है, जो अपने आप में ये दबी हुई जो हिस्से होते हैं उनको भ्रंश घाटियाँ कहते हैं। ठीक है, वो नीचे धंस गई होती हैं। नदियाँ जब एक जगह प्रवाहित होती हैं तो उस जगह को क्या कह देती हैं, काफ़ी गहरा कर देती हैं, तो वो वहाँ का हिस्सा क्या हो जाता है, धंस जाता है। उसको ही हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटियाँ कहते हैं। ठीक है, धरती की सतह जो है ऐसे फटती है और बीच का हिस्सा जो है नीचे धंस जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे सतपुड़ा के उत्तर में सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बह रही है, तो ये क्या करती है, यहाँ की जो ज़मीन है आसपास की ज़मीन की तुलना में नीचे धंस गई है, इसको नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। जबकि दक्षिण में इसके तापी भ्रंश घाटी है। अक्सर ये क्रम में मिलाने को आ जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम बताइए, अरावली, फिर मालवा, फिर विंध्याचल का पठार, विंध्याचल पर्वत, उसके बाद आता है सतपुड़ा, फिर आ जाएगा आपका नर्मदा, उसके बाद से आ जाएगी आपकी उसके बाद आ जाएगी आपकी सतपुड़ा, फिर आ जाएगी आपकी तापी। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले ये अरावली हो गई, अरावली के यहाँ पे आ जाएगी मालवा, क्या, मालवा का पठार। ये विंध्याचल हो गया, और ये हो जाएगी नर्मदा, और ये सतपुड़ा है, और ये हो जाएगी तापी। ठीक है, ये तापी हो जाएगी, तापी भ्रंश घाटी। ठीक है, तो सतपुड़ा के दक्षिण में जब आप आएंगे तो इसका ढाल हमें किसकी तरफ देखने को मिलता है, पूर्व की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों भ्रंश घाटियों का ढाल जो है पश्चिम की तरफ है। दोनों जो भ्रंश ये नदियां हैं नर्मदा और तापी, इनका जो ढाल है पश्चिम की तरफ है, यानी खंभात की खाड़ी की तरफ। ये है खंभात की खाड़ी। ठीक है, इसीलिए जो है नर्मदा और तापी जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं और खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं या जल गिराती हैं। ठीक है, अब तापी के, ये जो तापी है इसके मुहाने से लेके कार्डमम तक, यानी कि ये कार्डमम है, कार्डमम तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। कहाँ से, तापी के मुहाने से कार्डमम तक पश्चिमी घाट का विस्तार है।
जबकि पूर्वी घाट का पर्वत का जो विस्तार है पश्चिम तट के साथ साथ, यानी ये जो पश्चिम तट है इसके साथ साथ इसके साथ हुआ है। जो पश्चिमी तट है ये काफ़ी, सॉरी, पूर्वी तट जो है ये काफ़ी कटा छटा है। ये काफ़ी कटा छटा है। क्यों? क्योंकि बहुत सी नदियाँ ऐसी निकलती हैं पश्चिमी घाट में जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं और अपना मुहाना बनाती हैं। इसकी वजह से पूर्वी घाट जो है काफ़ी कटा छटा, जबकि पश्चिमी घाट जो है हमारा ये लगातार है। इसमें ज़्यादा कटा छटा हुआ ये नहीं है। और ये दोनों जो जहाँ मिलती हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वो है हमारा नीलगिरी पर्वत। ठीक है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिम घाट पर्वत को अन्नामलाई, कार्डमम, इलायची पहाड़ी जाना जाता है। ठीक है। इसके दक्षिण में जब आप आएंगे, ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी, इसके दक्षिण में जब आप आएंगे तो कार्डमम, इलायची पहाड़ी के नाम से किसको जाना जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत को जाना जाता है। नीलगिरी जो है वो 3 राज्यों में मुख्य रूप से फैली हुई है। नीलगिरी जो है वो 3 राज्यों में मुख्य रूप से है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। 3 राज्यों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है, किसका? नीलगिरी का। ठीक है। इसको हटा देती हूँ। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में कभी कभी मैं करने के लिए एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये जो जितने अरावली, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा या फिर से नर्मदा, तापी, इन सबको क्रम में बिठाना होता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए मैम। ठीक है। तो नीलगिरी तक मैं बता दी हूँ कि नीलगिरी जो है यहीं पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आकर मिलते हैं। अरावली जो है गुजरात में स्थित है। ये जो है अरावली मुख्य रूप से गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? गुजरात के पालमपुर ये कहाँ पे? गुजरात में के दिल्ली तक विस्तार है। दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला, वहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है और ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। ये 800 किलोमीटर लगभग लंबा है। अरावली का अधिकतम जो लंबाई है इसकी, वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। अरावली ये कितनी लंबी है? 800 किलोमीटर। इसकी अधिकतम लंबाई जो है कहाँ पे है? राजस्थान में देखने को मिलती है। दक्षिणी भाग में राजस्थान में जो है इसको जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये जो इसका एक हिस्सा है ये कटे छठे रूप में थोड़ा मिलता है, ये इस एक ही लगातार नहीं मिलता जो अरावली पर्वत है। तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा है अरावली पर्वत का दक्षिणी हिस्सा, इसको राजस्थान में जरगा पहाड़ी नाम से जानते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले जरगा पहाड़ी किस पर्वत को जानते हैं, तो अरावली पर्वत को ही राजस्थान में जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली में इसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिज के नाम से। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा हो या फिर से दिल्ली में कोई हो, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस के एकदम जो उसका फैकल्टी है उसके जस्ट पीछे ही दिल्ली रिज है। ठीक है। वो काफ़ी अच्छा, उसमें पार्क भी है लेकिन बहुत बड़ी वो जंगल है। तो दिल्ली में इसको दिल्ली रिज से नाम से जाना जाता है। जो अरावली की जो सर्वोच्च शिखर है, अरावली की सर्वोच्च शिखर है, वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है और माउंट आबू के पास है। और इस शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है। कहाँ पे इसकी सर्वोच्च शिखर, अगर कोई आपसे पूछते हैं अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो आपको पता रहना चाहिए माउंट आबू के पास गुरु शिखर जो है वो सर्वोच्च इसकी शिखर है। माउंट आबू जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर यहाँ पे एक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये बहुत ही प्रसिद्ध है।
तो अगर आपसे कोई पूछे माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और उस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है। जो अरावली पर्वत है अब अपने वृद्धावस्था में है। ठीक है। ये अब एक नई पर्वत ना होकर बहुत ही प्राचीन पर्वत है और वलित पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है और ये बहुत ही प्राचीन है। बनास नदी जो है अरावली को पश्चिम पूर्व दिशा में पार करती है। बनास नदी जो है, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं। बनास नदी इसको पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है और चंबल में जाके ये मिल जाती है। चंबल कहाँ से निकलती है, मालवा पठार से चंबल में जाके बनास नदी मिल जाती है और अरावली को पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये पार करती हुई जाती है। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज मतलब दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का इंट्रोडक्शन, और उसमें हमने अरावली पर्वत को कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम अन्य भाग को कवर करेंगे, जैसे मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और उसके बाद से नर्मदा तापी नदियों का महत्व इसमें क्या है उसको कवर करेंगे। उसके बाद वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इन सभी को देखेंगे। फिर हम आएंगे महत्वपूर्ण पर्वतों पे, पहाड़ियों पे, जो कि वेस्टर्न घाट में स्थित है और ईस्टर्न घाट में स्थित है। फिर राजमहल का पहाड़ी, राजमहल पठार को भी देखेंगे, बघेलखंड के पठार को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते चलिए और मैप में देखते चलिए। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग टेलीग्राम चैट ग्रुप में पूछ सकते हैं, और या फिर यूट्यूब कमेंट में भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।